कहानी का नाम मां की चिट्ठी। गांव के उस आखिरी मकान में अब धुआं नहीं उठता था। कभी उस चूल्हे की आग से पूरे मोहल्ले को रोटियों की खुशबू मिला करती थी, लेकिन अब वह चूल्हा ठंडा पड़ चुका था। वह घर जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, अब सन्नाटों से भरा था। अनिरुद्ध, जो अब शहर में एक बड़ा अफसर बन चुका था, 15 साल बाद गांव लौटा था। मां के निधन की खबर ने उसे झकझोर दिया था। जब तक वह पहुंचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। मां की चिता की राख भी ठंडी हो चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि मां आखिरी दिनों में बहुत बीमार रहती थी, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगी। अकेले ही झेलती रही सब कुछ। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं था। वह घर में पहुंचा जहां बचपन की हर याद जैसे दीवारों पर टंगी थी। मां का कमरा अब भी वैसा ही था, सादा, साफ और मां की खुशबू से भरा। पुराने संदूक में उसे एक पुर्जा मिला, मां की आखिरी चिट्ठी। मेरे बेटे अनिरुद्ध के नाम, तू जब ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया, यही तो चाहा था मैंने। बस एक बात थी जो मैं कभी कह नहीं सकी। मैं तुझे बहुत याद करती थी। तेरे भेजे पैसे से दवा आती थी, लेकिन तू जो नहीं आ सका, उसकी कमी सबसे ज्यादा खलती थी। मैंने तुझे हमेशा आगे बढ़ते देखा है, लेकिन कभी कभी दिल करता था तू बस एक बार आकर मेरे पास बैठ जाए, मेरे हाथ से खाना खा ले, बस एक बार। लेकिन अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है बेटा, इस घर को मत बेचना। ये घर तेरा नहीं, तेरी माँ की आत्मा है। इसमें तेरा बचपन बसा है, मेरा जीवन बसा है। तेरी माँ सरला देवी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अनिरुद्ध भपक पड़ा। वह बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बिना रुके बोल सकता था, लेकिन मां की 2 पंक्तियां उसकी बोलती बंद कर गईं। उस दिन उसने फैसला किया, वह गांव लौटेगा। मां का घर, मां की यादें और मां की आत्मा अब उसका सहारा बनेगी। भाग 1। लौटना गांव के रास्ते कुछ वैसे ही थे जैसे अनिरुद्ध ने छोड़े थे, धूल भरे, कच्चे और पेड़ों की छांव से भरे हुए। पर अब हर चीज में अजनबीपन था। सड़कें भी जैसे उससे सवाल कर रही थीं, अब लौटे हो? अनिरुद्ध की कार जब गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास रुकी, तो उसने खिड़की से बाहर झांका। वही पुराना मंदिर, वही तालाब, लेकिन अब वहां न कोई बच्चों की टोली दिखी, न ही बुजुर्गों की गपशप। भैया, यहीं रुकना, उसने ड्राइवर से कहा। गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर उस घर पर पड़ी जहां वह पला बढ़ा था। मिट्टी की दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन उनमें दरारें साफ दिख रही थीं। दरवाजा अधखुला था, जैसे मां अब भी उसका इंतजार कर रही हो। जैसे ही वह अंदर गया, पुरानी लकड़ी की चर्र मर्र ने उसका स्वागत किया। हर कोना, हर चीज जैसे मां की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। मां, वह बुदबुदाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। भाग 2। यादों का पिटारा अचानक उसकी नजर कोने में रखे उस पुराने संदूक पर गई। वही संदूक जिसमें मां उसकी स्कूल की कॉपियां, बचपन की तस्वीरें और तीज त्योहार की चीजें रखा करती थी। वह धीरे धीरे पास गया, हाथ कांपते हुए ढक्कन उठाया। ऊपर ही मां की वो साड़ी रखी थी जो वह हर पूजा में पहनती थी। नीचे एक पुराना एल्बम मिला। पहली तस्वीर थी अनिरुद्ध की गोद भराई वाली, मां की गोद में हंसता हुआ बच्चा। एक एक तस्वीर जैसे जिंदा हो उठी। पहली बार साइकिल चलाते वक्त मां की पकड़, स्कूल में पहला इनाम, मां की आंखों में चमक, और फिर धीरे धीरे शहर जाने की तस्वीरें जिसमें मां की मुस्कान के पीछे छिपा डर साफ दिखता था। आगे क्या होगा? मां की जिंदगी शहर से दूर अकेले कैसे बीती? अनिरुद्ध की जिंदगी में क्या ऐसा हुआ जो उसने मां से दूरी बना ली? और कैसे मां की चिट्ठी सब कुछ बदल देती है? भाग 3। मां की दुनिया। गांव में समय धीरे चलता है और अकेलापन उसमें और लंबा लगता है। अनिरुद्ध के शहर जाने के बाद मां की जिंदगी बदल गई थी। पहले तो रोज उसकी चिट्ठियों का इंतजार करती थी, फिर धीरे धीरे मोबाइल पर उसकी आवाज ही सहारा बन गई। लेकिन वह भी कम होती गई। कॉल्स छोटे हो गए, बातों में गर्मजोशी कम होती गई। तू बहुत बिजी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इतना कहकर मां मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन आंखें अक्सर गीली होती। रात को चूल्हे पर अकेले खाना बनाते हुए मां 2 थालियां लगाती, एक अपने लिए और एक अनिरुद्ध के लिए। फिर धीरे धीरे आदत छूटती गई और एक दिन वह भी, अब तो आदत हो गई है बेटे के बिना जीने की,
माँ अक्सर मंदिर की पुजारिन को कहा करती। कभी कभी गांव के बच्चे घर आ जाते, माँ उन्हें गुड़ और रोटियां देती। उनकी आंखों में अनिरुद्ध को ढूंढती। भाग 4। शहर की चमक उधर अनिरुद्ध की जिंदगी तेज रफ्तार थी। कॉलेज, फिर जॉब, फिर प्रमोशन। हर बार माँ को सिर्फ फोन पर खबर देता, माँ आज सैलरी बढ़ी है, माँ मुझे लंदन जाना है प्रोजेक्ट के लिए, माँ शादी के लिए अभी टाइम नहीं है। और माँ हर बार कहती, तू खुश रह बेटा। पर उसे एहसास नहीं था कि माँ की खुशियां अब सिर्फ उसकी आवाज पर टिकी थी। एक बार जब वह माँ से मिलने गांव आने वाला था, तभी अचानक ऑफिस से कॉल आया, क्लाइंट मीटिंग प्रीपोन हो गई है, यू कांट लीव राइट नाउ। उसने माँ को बताया ही नहीं। क्या फायदा उदास करने का? यही सोचकर फोन पर हंसते हुए कहा, माँ बाद में पक्का आऊंगा। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन पड़ोसन को बताती रही, बेटा बहुत बिजी है, बड़ा अफसर बन गया है। अब क्या होगा? माँ की बीमारी धीरे धीरे कैसे बढ़ी, अनिरुद्ध को किस तरह माँ की हालत का पता चला, और माँ की अंतिम चिट्ठी तक की यात्रा। भाग 5। सन्नाटे की आहट रही थी जब अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पड़ोसी रामखिलावन चाचा उन्हें घर तक छोड़ आए। सरला बहन, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, माँ ने मुस्कुराकर कहा। बुढ़ापा है भैया, दवा से क्या होगा? लेकिन सच ये था कि माँ को लंबे समय से सीने में जलन, थकान और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गांव के छोटे मोटे इलाज से आराम नहीं मिल रहा था। अनिरुद्ध को बताने की हिम्मत नहीं हुई। वह हमेशा कहता था, माँ फालतू बातों से तनाव मत लिया करो। बस यही सोचकर माँ ने चुप रहना बेहतर समझा। भाग 6। देर हो चुकी थी। एक दिन अनिरुद्ध अपने ऑफिस में मीटिंग में बैठा था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, आप अनिरुद्ध बोल रहे हैं? जी, कौन? मैं राम खिलावन बोल रहा हूं। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वे आपको बहुत याद कर रही हैं, जल्दी आ जाइए। कुछ पल के लिए ऑफिस की सारी आवाजें जैसे थम गईं। अनिरुद्ध की सांसें रुक गईं। उसने पहली बार उस आवाज में डर महसूस किया जो माँ की बीमारी से भी बड़ा था। कहीं बहुत देर ना हो जाए। उसी शाम वह पहला टिकट लेकर गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह पहुंचा, माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। श्मशान से लौटकर जब वह माँ के कमरे में गया, तभी संदूक में एक लिफाफा रखा मिला, मेरे बेटे अनिरुद्ध के लिए। अब क्या होगा? माँ की चिट्ठी का पूरा पाठ, अनिरुद्ध का प्रायश्चित गांव और बचपन से फिर एक जुड़ाव। कहानी का भावनात्मक क्लाइमैक्स। भाग 7। माँ की चिट्ठी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक साधारण कागज था, वही स्कूल की कॉपी वाला जिसके किनारे माँ हमेशा फूल बनाती थी। मेरे बेटे अनिरुद्ध के नाम, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुझे रोज महसूस करती रहूंगी। तेरे घर की दीवारों में, रसोई की खुशबू में, तेरे बचपन की तस्वीरों में। मुझे तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं थी बेटा। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा आगे बढ़े, और तू तो बहुत आगे निकल गया। पर बेटा, माँ का दिल कभी जरूरतों से नहीं, एहसासों से भरा होता है। मुझे तू हर त्योहार पर याद आता था। जब आरती की थाली उठाती थी तो तेरी खाली थाली देखती थी। जब खेतों से नई फसल आती थी तो मन करता था तू पास बैठकर खाए, जैसे बचपन में खाया करता था। तेरे भेजे पैसे से घर चल गया, दवा आ गई, पर वो बातें, वो शामें जब तू मेरे पास बैठकर कहानियां सुनता था, वो कभी वापस नहीं आई। मैं जानती हूं तू मजबूर था, व्यस्त था, लेकिन एक माँ का मन कभी व्यस्त नहीं होता। मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेटा, इस घर को मत छोड़ना। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये तेरा बचपन है। मेरी हर सांस यहाँ बसी है। जब तू थकेगा, ये घर तुझे गले लगाएगा, जैसे मैं लगाती थी। तेरी माँ सरला देवी। भाग 8। पछतावे की परछाई। अनिरुद्ध ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार अपने बिजी होने पर शर्म आई। पहली बार एहसास हुआ कि माँ कोई शिकायत नहीं करती, वे सिर्फ चुप होती हैं। उसी रात वह माँ के कमरे में जमीन पर सो गया। अगली सुबह वह गांव के मंदिर गया, घंटों बैठा रहा। मैं लौट आया हूं माँ, और अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब कहानी के अंतिम भाग में हम देखेंगे अनिरुद्ध का नया जीवन, गांव के लिए उसका योगदान, माँ की यादों के साथ एक नई शुरुआत और एक गहरा, सुकून भरा समापन। भाग 9। लौटना। फिर से अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया था, वह अब शहर नहीं लौटेगा। कंपनी के ऑफिस में रेजिग्नेशन मेल भेजने में उसे एक पल भी नहीं लगा। सब चौंक गए।
पर उसने किसी को कोई सफाई नहीं दी। उसने खुद से एक वादा किया था, माँ के अधूरे सपनों को अब वह जिएगा। उसने माँ के कमरे को ठीक उसी तरह रहने दिया। सुबह वहीं बैठकर पूजा करता, फिर पास के खेतों में चला जाता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। जो अनिरुद्ध कभी सूट बूट में रहता था, अब धोती पहनकर खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता, मंदिर में माँ के नाम का भंडारा कराता। भाग 10। माँ का बेटा माँ की सालगिरह पर उसने गांव की सारी विधवाओं को बुलाया, सबको साड़ी और भोजन दिया। हर किसी की आंखें नम थीं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, सरला तो बहुत भाग्यशाली थी ऐसा बेटा पाकर। अनिरुद्ध मुस्कुराया, लेकिन अंदर से कांप गया। काश मैं पहले लौट आता। वह रोज माँ की चिट्ठी पढ़ता, कभी आंखों से, कभी दिल से। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवाया, सरला सदन, एक माँ की याद में। अब वो घर सिर्फ अनिरुद्ध का नहीं था, वह गांव की माँओं के लिए था। वहां हर कोई आ सकता था, बात करने, रोने, हंसने, रहने। समाप्ति। चिट्ठी अब भी जिंदा है। सालों बाद गांव में जब भी कोई बच्चा पूछता, दादी सरला कौन थी, तो जवाब आता, वो एक माँ थी जिसकी चिट्ठी ने उसके बेटे को फिर से इंसान बना दिया। अनिरुद्ध अब हर सुबह माँ की चिट्ठी के सामने दीप जलाता और हर शाम वही चिट्ठी पढ़ते हुए सो जाता, जैसे माँ लोरी सुना रही हो। माँ की चिट्ठी अब सिर्फ एक कागज नहीं रही, वो अनिरुद्ध की जिंदगी बन चुकी थी। समाप्त।